हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैगर ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 11th के लिए। क्लास 11th की इलेक्टिव की हमारी बुक है अंतरा भाग 1। उसके गद्य खंड का हम जो अध्याय लेकर आए हैं चौथा, वो है गूंगे। गूंगे का आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। आपको बता दें कि क्लास 11th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। कोर और इलेक्टिव दो अलग अलग कोर्सेज हैं, तो इनमें बुक्स भी अलग अलग चलती हैं। तो आज जैसे कि हम करा रहे हैं इलेक्टिव, तो इलेक्टिव में हमारी 3 बुक चलती हैं। सॉरी। तो पहली बुक हमारी जो रहती है वो है अंतरा भाग 1, दूसरी है अंतराल भाग 1 और तीसरी है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम एक ऐसी बुक है जो हमारी क्लास 11th और 12th में कंबाइंड चलती है। तो उसके कुछ चैप्टर आपके 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। तो जो चैप्टर 11th के हैं उनमें भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके दोनों ही सिलेबस में चलते हैं, यानी कि कोर इलेक्टिव में दोनों ही में ही आएंगे, और कुछ सिर्फ कोर में आएंगे और कुछ इलेक्टिव में आएंगे। तो ये बुक पढ़ाते समय मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलूँगी। लेकिन जैसे कि आज हम पढ़ा रहे हैं इलेक्टिव की बुक अंतरा भाग 1, तो ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। आज हम गद्य खंड के चौथे अध्याय गूंगे को पढ़ रहे हैं। ये कहानी हमारे सामने रखी है राघव जी ने कि किस तरीके से एक गूंगा व्यक्ति को एक औरत चमेली अपने घर लेकर आती है, लेकिन उसका स्वाभिमान बहुत ज़्यादा, गूंगा ज़रूर है लेकिन उसने अपने स्वाभिमान को बरकरार रखा है। इसकी पूरी कहानी हमने पढ़ी हुई है, यानी कि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन NCERT सोल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि जो हमारे वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनको हम इसमें देखेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे 2 तरीके के आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आपके जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, गूंगा कब से गूंगा बहरा है, लोगों में उसके प्रति दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई। गूंगा बचपन से ही जो है गूंगा बहरा, जन्म से नहीं है, बचपन से था। तो कैसे हुआ था ये आपको बताना है। सब लोगों ने गूंगे से उसकी विकलांगता के बारे में पूछा, तो गूंगे ने उन्हें अपने कानों पर हाथ रखकर इशारे से बताया कि वह जन्म से वज्र बहरा होने के कारण गूंगा भी है, यानी कि जब वो बचपन से था तभी वो जो है गूंगा और बहरा है। उसकी सांकेतिक भाषा उन्हें ऐसी प्रतीत हुई, उन लोगों को ऐसा लगा कि सांकेतिक भाषा में वो यही चीज़ कह रहा है। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कौतूहल उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए सब लोगों को उसके प्रति दिलचस्पी पैदा होती थी। अब चूंकि वो गूंगा है तो वो बहरा है, गूंगा है तो बहरा भी है, तो वो चीज़ें वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या चीज़। अब जैसे होता है, हमें जो कोई व्यक्ति, हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हमारी दिलचस्पी जागती है, आखिर इसमें ये कहना क्या चाह रहा है या क्या है। तो लोगों की दिलचस्पी उसमें इसलिए जागती थी क्योंकि वो इस तरीके से बोलता था और लोगों को इंटरेस्ट आता है कि आखिर वो क्या बोल रहा है, वो जानना चाहते थे। प्रश्न संख्या 2 है, जब गूंगा बोलने का प्रयास करता था तो कैसा प्रतीत होता था। जब भाई गूंगा बोल तो सकता नहीं था, तो जाहिर सी जब ऐ करके बोलेगा तो एक कर्कश आवाज ही निकलेगी। गूंगा बोलने का भरसक प्रयास करता था, वह अपने हृदय के भावों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था, परंतु वो हर बार असफल हो जाता, क्योंकि वो उसकी आवाज तो निकलती नहीं थी। तो वो अपने मन के भावों को बताना भी चाहता था तो कह नहीं पाता था, केवल कर्कश काय काय का स्वर ही वह निकाल पाता था। यानी कर्कश क्यों बोला गया, क्योंकि वो आवाज कानों को अच्छी नहीं लगती थी। वह ऐसे बोलता था जैसे घायल पशु करहा उठता है, जैसे कोई जानवर है वो दर्द से आ करके जो बुलाएगा वो उस तरीके से आवाज करता था। जब वह शिकायत करता तो ऐसा लगता जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानकता थपेड़े मार उठती थी। और कभी कभी वो क्या करता था, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो भयानकता के साथ वो चिल्लाता था। वो जब क्रोधित होता था खास तौर से वो आवाज उसकी उस समय हुआ करती थी। प्रश्न संख्या 3 है, गूंगे को किसने पाला था तथा वे उससे क्या अपेक्षा रखते थे। गूंगा जो है वो बचपन से किसके साथ पला था और क्या अपेक्षा रखते थे। गूंगे की माँ उसे छोड़कर चली गई थी तथा पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिस कारण उसके बुआ फूफा ने उसे पाला था। उसके बुआ फूफा उसे मारा करते थे क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। तो वह चाहते थे कि गूंगा बाजार से
पल्लेदारी यानी पीठ पर सामान ढोने का काम करे और 12-14 आने कमाकर उन्हें दे। अब क्या था कि भाई बचपन में उसके पिता की जब मृत्यु हो गई तो माँ भी ने भी उसको त्याग दिया, छोड़ दिया। तो उसके जो बुआ फूफा थे उन्होंने उसे पाला। अब चूंकि पाला था इसलिए वो चाहते थे कि भाई ये कुछ अर्न करके दे। जब वो बड़ा हो गया थोड़ा तो उन्होंने कहा कि सामान पीठ पे सामान ढोने का ही एक्चुअल काम करे तो उससे ही क्या होगा कि कम से कम हमें कुछ पैसे तो आएंगे। और ये मना कर देता था, इसलिए वो लोग मारा पीटा भी करते थे उसको। प्रश्न संख्या 4, गूंगे ने बसंता को क्यों नहीं मारा? बसंता चमेली का बेटा था। अब दोनों में जब झगड़ा होता है तो भाई गूंगा जो है वो बसंता पे हाथ उठाता तो है पर उसको मारता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसकी मालकिन का बेटा था और चमेली उसे बहुत प्यार करती थी, तो इस वजह से वो यही सोचकर बसंता को नहीं मारता है। गूंगा घर वापस आता है तो बसंता उसे कसकर एक थप्पड़ जड़ देता है। गूंगा उस पर पलटवार करने के लिए हाथ उठाता है लेकिन वह अपने आप को रोक लेता, मतलब कहते हैं ना हाथ उठाता, ऐसे करके हाथ उठाया मगर मारा नहीं, वो उसे रोक लेता है क्योंकि वह भली बात ही जानता है कि बसंता उसके आश्रयदाता का पुत्र है, यानी कि चमेली का पुत्र। चमेली ने उसको अपने घर में काम पे रखा होता है। अब बसंता ने उसको मारा लेकिन अब चूंकि वो आश्रयदाता का पुत्र है इसलिए वो हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए हाथ मार नहीं सकता। हाथ तो उठाता है लेकिन मारता नहीं है। तथा उसके हृदय में मालिक के प्रति कृतज्ञता का भाव था। जो गूंगा था वो अपने मालकिन यानी कि चमेली को बहुत ही ज्यादा इज्जत करता था क्योंकि अपने घर में रखना, खाना पीना, ये सारी चीजें देना, इसलिए वो बहुत ज्यादा कृतज्ञ था। एक ये भाव के कारण भी वो उसके बेटे को हाथ नहीं लगाता, इसीलिए अपेक्षाकृत बलशाली होने पर भी बसंता पर हाथ नहीं उठाता है। गूंगा बसंता से ज्यादा बलशाली था लेकिन चुपचाप बसंता द्वारा मारे गए थप्पड़ को सह लेता है। वो नहीं मारता क्यों? क्योंकि वो कृतज्ञता का भाव के नीचे दबा हुआ था। वो उसकी मालकिन का बेटा था। प्रश्न संख्या 5 है, चमेली ने गूंगे से अपना हाथ क्यों छुड़ा लिया, स्पष्ट कीजिए। तो क्या था भाई, चमेली ने जब एक बार गुस्सा होकर उसके ऊपर हाथ उठाया तो बसंता को बहुत गुस्सा, उसको क्या कहते हैं, गूंगे को बहुत गुस्सा आया तो उसने चमेली के हाथ को पकड़ लिया। अब चमेली ने इस गूंगे से अपना हाथ क्यों छुड़ा लिया था, क्या कारण था, ये देखिए क्या है। बसंता ने चमेली से झूठ बोला कि गूंगा उसे मारना चाहता है। अब क्या हुआ कि भाई जब गूंगा घर आया तो बसंता ने उसको मार दिया, लेकिन ये हाथ उठाता तो है पर मारता नहीं। लेकिन बसंता जो है वो झूठी शिकायत चमेली से लगा देता है, उसका बेटा जो है वो झूठी शिकायत लगा देता है कि गूंगे ने उसको मारा है। यह सुनकर चमेली क्रोधित हो उठी और गूंगे को मारने के लिए हाथ उठाती है। अब उसे गुस्सा आ गया, उसे समझे गूंगे के ऊपर हाथ उठाया। तभी गूंगा उसका हाथ पकड़ लेता है कि भाई उसने गलती नहीं करी थी, बसंता की मार उसने सह ली। अब चमेली भी उसको मारती तो उसे सहना पड़ता, इसलिए उसने पहले ही चमेली के हाथ को पकड़ लिया अपने ऊपर पड़ने से पहले। चमेली को एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उसी के पुत्र ने उसका हाथ पकड़ा हो। मतलब वो गूंगे को इसी तरीके से रखती थी, उससे काम भले कराती हो लेकिन उसे हर एक चीज़ इसी तरीके से देती थी, तो उसे ऐसा लगा कि सही में जैसे बसंता ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। किंतु एकाएक घृणा से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर उसे गुस्सा आई, उसे ऐसा लगता कि नहीं उसका बेटा नहीं है, नौकर है, तो उसे घृणा होती है और अपना हाथ छुड़ा लेती है क्योंकि पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब चमेली ने हाथ क्यों उठाया था? क्योंकि उसका पुत्र के प्रति उसकी आसक्ति ज्यादा थी, वो अपने पुत्र से ज्यादा प्यार। अब मान लीजिए एक जगह गूंगा खड़ा है और बसंता खड़ा है तो जाहिर सी बात है वो बसंता का साथ ज्यादा लेगी, गूंगे का तो नहीं लेगी। और इस समय यही कंडीशन थी, बसंता और गूंगा दोनों सामने थे, तो बसंता ने झूठ जरूर बोला था लेकिन चमेली तो उसे सच समझ रही थी। तो अपने बेटे के प्रति प्रेम की आसक्ति के कारण उसने ये फैसला किया था कि वो जो है गूंगे को मारेगी। तत्पश्चात चमेली को क्षण भर में ही अपने द्वारा किए गए अपराध का बोध हो गया जो उसे अपना हाथ छुड़ाने के लिए बाध्य करता है। तो जैसे ही उसने ये काम किया हाथ उठाने का और गूंगे ने उस हाथ को पकड़ लिया, उसको तुरंत ये एहसास हो जाता है कि उसने गलत किया। भाई हम ये कह रहे हैं हमारा बेटा हो या कोई भी हो, हमें हाथ उठाने का अधिकार नहीं होता है,
सिंपल सी चीज़ है। पहला काम है कि आखिर अगर ऐसा, भाई कहते हैं जो दो भाइयों में अगर लड़ाई हो जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों भाइयों को मार पड़नी चाहिए। आखिर लड़ाई क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, माँ बाप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, मारपीट तो नहीं शुरू कर देते। और चमेली को इस बात का तुरंत एहसास हो गया कि उसने ये गलत किया, उसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और इसी कारण वो जो है अपने हाथ को छुड़ा लेती है। यही चीज़ में बताया गया, उसे अपना हाथ छुड़ाने के लिए बाध्य किया क्योंकि उसे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि उसने हाथ उठाकर गलत कार्य किया है। प्रश्न संख्या 6 है, चमेली गूंगे की किस प्रतिक्रिया से कांप उठी। अब ये देखिए, गूंगा बोल नहीं पाता था लेकिन स्वाभिमानी था, हर एक चीज को रिएक्ट करता था, सब कुछ था। तो गूंगे ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से चमेली पूरी तरीके से कांप उठी थी। चमेली अपने बेटे की गलती होते हुए भी गूंगे को ही दोषी ठहराती है। वो ये जानती है कि यहाँ पर गलती बसंता की थी, लेकिन तब भी वो गूंगे को दोषी ठहराती है, नहीं कि तुमने गलत किया। उसके इस पक्षपात को देखकर गूंगे में चमेली के प्रति तिरस्कार का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसकी आंखों में पानी भरा जाता है। अब देखो, वो अपनी मालकिन यानी कि चमेली को बहुत इज्जत करता था, उसे लगता था कि बहुत अच्छी लेडी है, सब कुछ है, इसलिए वो इतना प्यार करता है, और इसीलिए बसंता के मारने के बावजूद वो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता, इसलिए क्योंकि वो उसकी मालकिन का बेटा था। लेकिन जब वो ये देखता है कि जो मालकिन है अर्थात चमेली, वो गलत का साथ दे रही है, बसंता गलत है तब भी वो उसका पक्ष ले रही है और मुझे गलत ठहरा रही है, तो उसको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि उसके अंदर ये तिरस्कार किया जा रहा है, और ये इस कारण से जो है गूंगे की आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि उसे अफसोस होता है कि भाई जिसको मैंने इतना मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो इस वजह से उसके आंखों में पानी आ जाता है। इसके अतिरिक्त गूंगा चमेली की किसी भी बात की उपेक्षा नहीं करता था, क्योंकि वह उसे अपनी माँ स्वरूप ही समझता था, इसीलिए उसके द्वारा रोटी देने पर भी वह हंसकर रोटी ले लेता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बसंता जो है, गूंगा जो है, वो चमेली को अपनी माँ समझता है। अब उस समय चमेली गुस्सा थी, वो रोटी फेंक के देती है, लेकिन तब भी वो ये समझ, अब चूंकि वो अपनी माँ समझता था, जैसे माँ गुस्सा हो जाती है तो उसी तरीके से, तो तब भी वो हंसकर चुपचाप उस रोटी को ले लेता है। चमेली को उसकी इस हंसी की गुर्राहट अमानवीय सी प्रतीत होती है। अब चूंकि वो तिरस्कार करना चाह रही थी, लेकिन जो है गूंगा उसे तिरस्कार की तरह नहीं ले रहा था, सिर्फ उसे माँ के क्रोध की तरह ले रहा था। तो चमेली इसको ये समझती है कि ये जो है अमानवीय, यानी कि मेरे ऊपर हंस रहा है, इस तरीके से चमेली को लगता है, जिसे सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। किंतु सच तो यह था कि गूंगा जब रोता था तो उसकी ध्वनि कर्कश लगती थी और उसके हंसने पर पशुओं के घुर्राने जैसी आवाज निकलती थी। तो अब क्या उसे अमानवीय हंसी क्यों कहा गया? क्योंकि उसे इस चीज का डर लगा कि अब जब हम कहते हैं ना, कोई हमें अगर फेंक के रोटी देगा तो हमें बहुत बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा। चमेली ने भी यही सोचा था कि अगर मैं ये फेंक के रोटी दे रही हूँ तो उसे प्रतिक्रिया में गूंगे को गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया, उसने हंसा। अब उसकी हंसी कैसी होती थी? जैसे पशु के घुर्राने वाली हंसी होती थी। तो एक तो पहली बात ये, और दूसरा, जिस चीज की अपेक्षा चमेली कर रही थी वो ना होकर उससे विपरीत चीज होती है, अर्थात वो हंसने लगता है, तो उसे वो यहाँ पर कांप जाती है कि अर्थात जो कुछ हुआ है इसके बदले में कहीं ये कुछ और गलत ना कर दे। तो इस सारी स्थिति को सोचकर चमेली अंदर तक कांप जाती है। प्रश्न संख्या 7 है, चमेली ने आवेश में आकर गूंगे को क्या कहा। अब गूंगे की आदत क्या थी भाई? कुछ दिन के लिए अचानक गायब हो जाता था, जब वो आता था तो वही हुआ, जब आया तो उस आवेश में चमेली ने उसको क्या क्या सुना दिया था, ये सारी बातें आपको बतानी है। गूंगा बिना बताए रोज घर से भाग जाता था, जिससे चमेली बहुत दुखी व परेशान रहती थी। भाई घर का, अगर वो घर में किसी मेंबर को रखी, बिना बताए वो गायब हो जाए, कहाँ चला गया, क्या हो गया, हर किसी को टेंशन होगी ना। तो गूंगा ये गलत करता था और चमेली इससे परेशान हो जाती थी कि भाई जाना है जाओ, लेकिन कम से कम बता कर जाओ कि कहाँ जा रहे हो, कब तक वापस आओगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता था, तो इससे चमेली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। उसने गूंगे को घर से निकल जाने के लिए कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे नहीं रहना है, बिना बताए गायब होना है, तो तुम घर से निकल जाओ। वह गुस्से में आकर आगे कहती है, ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, नौकर की तरह रहना है तो रहो, नहीं तो बाहर जाओ। मक्कार बदमाश पहले कहता था भीख नहीं मांगता,
और सबसे भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है, कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होगी, नहीं रखना है हमें, जा तू इसी वक्त निकल जा। इस प्रकार आवेश में आकर चमेली ने उसे ये सभी कटु वचन कहती है। तो अब जब इतने टाइम वापस आता है तो चमेली बहुत गुस्से में होती है, तो उसके मुंह में आती है बात, क्योंकि जब पहली बार चमेली से मिला था और चमेली जिस बात से उससे प्रभावित हुई थी यही कि सीने पे ठोक के वो ये कहता था कि मैं जो है मेहनत कर लूंगा मगर भीख मांग के नहीं रहूंगा। तो उसकी इसी बात को चमेली वहां पर टेस्ट करती है कि तुम तो बोलते थे भीख मांग के नहीं, भीख नहीं मांगता और डेली गायब हो जाते हो, दूसरों के पत्ते चाटते हो, यानी कि फेंकी हुई चीजों को लेते हो, वो करते हो, आप ठीक से तुम्हें रहना नहीं है, नौकर बन के रहना नहीं है, तुमको काम करना नहीं है, जब देखो तब गायब हो जाते हो। तो बहुत सारी बातें वो गुस्से में कहती हुई उसको चली गई थी। प्रश्न संख्या 8 है, वह सड़क के लड़कों से पिट कर आया था क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो क्या था, जब चमेली ने उसे घर से निकाल दिया कि ठीक है अब मुझे नहीं रखना, तुम चले जाओ, और तो वो चला गया। अब चला जाने के बाद क्या हुआ कि जब वो वहां से निकला तो गली में कुछ लड़के थे, उस भाई उनसे जो भी लड़ाई हुई हो, अब वो चूंकि गूंगा था और वो इतने सारे लड़के थे, वो उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे मगर वो दबना नहीं चाहता था। भाई कमी उसके अंदर थी मगर उस कमी के कारण वो अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करता था। लड़कों ने उसे खूब पीट दिया। अब वो पीटने में पूरा लहूलुहान होकर कि वापस आकर चमेली के दरवाजे पे पड़ जाता है और वहां करहाने लगता है। तभी लेखक ने ये बात कही थी कि भाई वो गूंगा है, इस कमजोरी के कारण वो उनके सामने झुकना नहीं चाहता था, यानी कि अगर वो जो कह रहे थे वो चुपचाप झुक के कर लेता तो वो लड़के जो है इसको नहीं मारते। लेकिन वो गूंगा भले था लेकिन उसके अंदर स्वाभिमान पूरी तरीके से था कि भाई कोई मेरे साथ क्यों गलत करे, मेरी एक कमजोरी है, मैं उस कमजोरी के आगे क्यों नतमस्तक हो जाऊं, मैं बाकी सारे काम तो कर लेता हूं। इसी कारण जो है वो उन लड़कों के सामने झुकता नहीं है और वो लड़के उसे पीट कर लहूलुहान कर देते हैं। गूंगा सड़क के लड़कों द्वारा अपना मजाक बनाए जाने पर उनसे भिड़ जाता है और कई लड़के मिलकर उसका सिर फोड़ देते हैं। तत्पश्चात वह चमेली के घर के द्वार पर आकर चिल्लाता है। इस प्रकार गूंगा होते हुए भी वह अन्याय के प्रति अपनी आवाज उठाता है। वह अपनी कमजोरी को किसी के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता। तो कहने का तात्पर्य, हमारे अंदर अगर कोई कमजोरी है हम मानते हैं, लेकिन सबके सामने उसे प्रदर्शित करने की तो जरूरत नहीं। हम उस कमजोरी पे वर्क करें तो उससे हम लड़कर जीत सकते हैं। लेकिन गूंगा जो था उसकी कमजोरी थी बोल ना पाना। तो वो लड़के जब उसका अपमान करते हैं, अरे गूंगा जा रहा है, क्या 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 करता रहता है, तो उसे गुस्सा आ जाता है कि उसकी कमजोरी का कोई आवाज उठा, कोई जो है हंस रहा है, तो वो भिड़ जाता है। तो भाई वो लड़के ज्यादा थे, उसको पीट दिया। तो इस तरीके से उसके स्वाभिमान की वजह से वो अन्याय के सामने झुकता नहीं है और यही चीज उसकी आवाज से यहाँ पर प्रकट होती है, इसके कृत्य से प्रकट होती है कि भाई आप कुछ भी कर लो मगर मैं गलत के सामने नहीं झुकूंगा, ये चीज स्पष्ट हो जाती है। प्रश्न संख्या 9 है, गूंगे को खून से भीगा देखकर चमेली क्या सोचती है, स्पष्ट कीजिए। अब वो जब लड़कों से पिट कर आता है और दरवाजे पर पड़ जाता है और वहां चिल्लाने लगता है। चमेली जब दरवाजा खोलती है तो देखती है वो लहूलुहान पड़ा है। अब उस समय उसके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही हैं वही चीज आपको बतानी है। गूंगे को खून में लथपथ देखकर वह चुपचाप उसे देखती रहती है और सोचती है कि इस मूक अवसाद में भी युगों युगों का हाहाकार गूंज रहा है, अर्थात मौन में भी विद्रोह की भयानक चेतना की चिंगारी है। अब वो चूंकि गूंगा था तो तकलीफ को वो कहकर तो बयां नहीं कर सकता था, वो सिर्फ करहा रहा था। उसका सर फूटा था, सर से खून निकल रहा था, वो करहा रहा था। चमेली वहां पड़े सोच रही थी कि ये लड़का जो यहाँ पर है ये चुप है, सिर्फ करहा रहा है। वो चाहता तो बहुत ही ज्यादा हंगामा खड़ा कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन इस शांति में भी बहुत भयंकर विद्रोह है। यानी कि वो चुप है, चुपचाप सह रहा है, लेकिन उसके अंदर कितना विद्रोह चल रहा होगा, इस चीज को वो सोच रही थी। तो यही चीज बोला है ना, मूक अवसाद में युगों युगों का हाहाकार गूंज रहा है, अर्थात मौन में भी विद्रोह
कि भयानक चेतना की चिंगारी है। यानी कि वो जो चुप होकर उसने ये चीज़ें सही हैं, इसका मतलब कि वो अभी शांत है, ये नहीं है कि वो आगे इन सब चीज़ों का विद्रोह नहीं करेगा। अर्थात उसे उसकी कमी को लेकर जब कभी कोई आवाज़ उठाएगा वो उससे भिड़ जाएगा। संसार में ऐसे गूंगे भिन्न भिन्न रूपों में फैले हुए हैं जो अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, परंतु कुछ कारणों से के चलते वे चलते नहीं बोल पाते। बोलने की शक्ति होते हुए भी वे असमर्थ और लाचार हैं, मजबूर हैं। अब यहाँ पे तो ये व्यक्ति लिटरली गूंगा था, जो लड़का था ये लिटरली गूंगा था, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा था जो उसके साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन तब भी वो विरोध करता है। लेकिन चमेली यहाँ सोचती है कि ऐसे तो समाज में बहुत सारे जो हैं गूंगे हैं। अब वहां पर लिटरली गूंगे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अब उन लोगों की बात हो रही है जो बोल तो सकते हैं मगर किसी कारणवश अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, जिसमें खुद एक चमेली थी। चमेली जानती थी कि बसंता ने गलत किया है और वो बसंता का ही साथ देती है, गूंगे का साथ नहीं देती। तो एक तरीके से उसने भी जो है गूंगे के साथ अन्याय किया था। यहाँ पर उसकी मजबूरी थी कि उसे अपने बेटे का साथ देना था। सच जानते हुए, सब कुछ करते हुए भी वो मौन थी। तो इसी तरीके से उन्होंने और भी समाज के ऐसे लोगों की तरफ इंडिकेशन किया है जो जानते हैं, देखते हैं कि यहाँ गलत है, लेकिन चुपचाप वो सारी चीज़ों को सहते रहते हैं। उन्होंने बताया कि ये गूंगा होते हुए भी विद्रोह करता है, लेकिन ऐसे लिटरली समाज में बहुत से गूंगे हैं जो गूंगे नहीं होते लेकिन तब भी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, गूंगे पर क्रोधित होने के पश्चात चमेली स्वयं लज्जित क्यों हो गई? स्वयं लज्जित होने का कारण यह था क्योंकि वो जानती थी कि वो गलत कर रही थी, इसलिए वो लज्जित हुई थी। चमेली गूंगे को बार बार भाग जाने की आदत को देखकर अत्यंत परेशान हो चुकी थी और उसे गंदी नाली का कीड़ा, मक्कार, बदमाश कहती है, किंतु वह शोभ और क्रोध सब कुछ उस मूक ध्वनि में निष्फल हो गया। मतलब इतनी बुरी बातें वो बोलती है उस गूंगे को। अब चूंकि गूंगा एकदम चुप है, वो कुछ बोल नहीं रहा है और सारी चीजें एकदम निष्क्रिय हो जाती हैं, वो कुछ भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि वह भूल गई थी कि वह गूंगा ही नहीं वरन बहरा भी है। अर्थात वो उसे कुछ सुनाई ही नहीं देगा। वो इतना बोल रही है, उसे कुछ सुनाई देगा? वो गूंगा ही नहीं है, वो बहरा भी है, सुनाई नहीं, बोलने का कोई मतलब नहीं। तो इस वजह से जो है यह सोचकर वह अपने आप लज्जित हो गई कि कैसी मूर्ख हूं कि बहरे से ना जाने क्या क्या कह दिया। यानी कि मैं इतना कुछ कह रही हूं और वो बहरा है और वो क्या सुनेगा। लेकिन खास तौर पर उसके अंदर ये भाव भी था कि मैं यहाँ किसी ऐसे गूंगे से ऐसी बातें कह रही हूँ जो बहरा है, और ये जानते हुए कि मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए तब भी कह रही। इस तरीके से वो अपने आप में ही इस चीज़ को गलत महसूस करती है और लज्जित होती है, क्योंकि वो जानती है कि वो गलत कर रही है ना, अपने आप में जानती है कि वो गलत कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने एक तरीके से जहाँ बसंता का साथ दिया था वहाँ गलत था, इससे इतनी बुरी बुरी बातें वो गूंगे को सुना रही थी तो ये भी गलत था। तो एक तरीके से चमेली ने कई गलतियां थी जिसकी वजह से वो लज्जित हो रही थी, और दूसरा एक बहरे से इतनी सारी बातें कहने में अपने आप को ही मूर्खता भरी बातें कर रही थी। प्रश्न संख्या 11 है, चमेली की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चमेली जो है भाई, ये जो पूरा हमारा चैप्टर है ये गूंगे के इर्द गिर्द घूमता है। तो एक तो गूंगा हो गया, दूसरा जो कैरेक्टर इसमें मेन रूप से निकल के आता है वो है चमेली। चमेली की जो चरित्र की विशेषताएं रही वो हमें सारी यहाँ पर लिखनी है। चमेली गृहिणी स्त्री है जिसके 2 संतान शकुंतला और वसंता हैं। चमेली की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है करुणामय स्त्री। उसके अंदर वो करुणा जागी जब वो पहली बार गूंगे से मिली, इसीलिए गूंगे को घर ले आई थी। चमेली करुणामय स्त्री है जो गूंगे की वेदना भरी व्यथा सुनकर करुणा से भर उठी और उसे अपने घर में आश्रय देती है। अब वो उसकी जब उससे सारी कहानी सुनी कि किस तरीके से उसकी आवाज़ गई, क्या हुआ, सारी चीज़ें जो हैं हुई, तो फिर वो उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा दुखित हो जाती है और उसे अपने घर ले आती है। ममतत्व भाव, माँ का जो भाव होता है, चूंकि वो पहले ही माँ थी 2 बच्चों की, तो वो भावना थी। जब वो गूंगे से मिलती है तो वो भाव और ज़्यादा जागृत हो जाता है।
चमेली में गूंगे के प्रति ममतत्व भाव है, जिससे वह गूंगे के घर से भाग जाने पर उस पर क्रोधित होती है, क्योंकि वह उसकी माँ के समान चिंता करती थी। अब गूंगे को जब वो घर लेकर आई थी, जिस समय वो अपनी व्यथा सुना रहा था, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो एक ममता का जो भाव है वो गूंगे के प्रति उसके अंदर जागता है, वो प्रभावित होती है और घर लेकर आती है। अब घर में क्या था, गूंगा जो है वो जब देखो तब गायब हो जाए, इस बात से वो क्रोधित हो जाती थी। अब जैसे माँ को फिक्र होती है ना कि भाई बच्चा कहीं चला जाए, कहाँ है नहीं बताओगे तो मम्मा गुस्सा होती है कि नहीं होती है। तो वो मम्मा इसलिए नहीं गुस्सा हो रही कि तुम बिना बताए, मम्मा को चिंता होती है कि तुम बिना बताए कहाँ चले गए, तो कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे, इस वजह से मम्मा गुस्सा होती। और यही भाव उस समय जो है वो गूंगे के लिए था। गूंगा बिना बताए चला गया था, तो उसको वो चिंता थी, तो क्रोध के कारण वही चिंता वो व्यक्त कर रही थी। प्रश्न क्या कहते हैं, तीसरा उसके अंदर जो विशेषता है, चिंतनशील, सोचना, किसी भी चीज के बारे में चिंता करना, ये सारी चीजें सोचना। चमेली गूंगे के पिट कर आने पर सोचती है कि इस गूंगे इनमें अन्याय के प्रति विद्रोह के स्वर हैं, परंतु समाज में न जाने कितने ऐसे गूंगे हैं जो अन्याय के प्रति अपनी आवाज नहीं उठाते। गूंगे को वो लड़के जो हैं गली में जाकर पीटते हैं, गली वाले गुंडे जो हैं वो उसको पीटते हैं, सिर्फ इसलिए पीटते हैं क्योंकि वो अन्याय के सामने झुकता नहीं है। और लोग, क्योंकि वो लड़के सब उसे चिढ़ा रहे थे तो वो चुपचाप नहीं सहता, वो लड़ जाता है, इसलिए वो पीट के चला आता है। तो बाद में वो यही चीज सोचती है कि ये गूंगा है, अपनी उसके अंदर एक कमजोरी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अन्याय के सामने नहीं झुका और उन लड़कों से लड़ गया। लेकिन समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आसपास देखते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन तब भी चुप रहते हैं, अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते। तो वो व्यक्ति तो गूंगे होते हुए भी गूंगे नहीं है। तो ऐसे लोगों के बारे में वो सोच रही है, यानी कि हर एक मोमेंट पे वो इस चीज को सोचकर समझकर तब वो फैसला लेती है। प्रश्न संख्या 12 है, गूंगे पाठ के आधार पर गूंगे की चारित्रिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। अब जो गूंगा है, अब उसके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं आपको ये बतानी है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे जब लघु उत्तरी में पूछा जाए तो इसे आप पॉइंट्स में दे देना, दीर्घ उत्तरी में पूछा जाए तो आप इसे हेडिंग करके दे देना। तो इस तरीके से आप पूरी तरह जस्टिफाई कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप शॉर्ट करोगे, तो इस तरह के चारित्रिक विशेषताएं वाले क्वेश्चंस है ना, आप हेडिंग या पॉइंट्स में करके लंबा या छोटा कर सकते हो। गूंगे पाठ के आधार पर गूंगे की चारित्रिक प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। चारित्रिक विशेषताएं कह लीजिए, चरित्र की विशेषताएं कह लीजिए, चारित्रिक प्रवृत्तियां कह लीजिए, जो कुछ भी बात एक है। अनाथ है, पहली चीज तो क्या है, वो अनाथ है। उसके पिता बचपन में मर गए थे, माँ छोड़ के चली गई थी, उसे बुआ फूफा ने पाला था। गूंगा एक अनाथ बालक है, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी तथा माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसे उसके बुआ फूफा ने पाला जो उसे मारा करते थे। तो सबसे बड़ी बात थी कि वो एक अनाथ बच्चा था। दूसरा है स्वावलंबी है। स्वावलंबी मतलब अपने दम पर चीजों को कमाने वाला है। गूंगा भीख नहीं मांगता, वह हलवाई के यहाँ लड्डू बनाता है, कपड़े धोता है, कढ़ाई मांजता है, साथ ही अन्य सभी तरह के काम करने में भी वह समर्थ है। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं कि गूंगा है तो बैठ जाए कहीं पर भीख मांग ले या दूसरे की दया का पात्र बनकर बस ऐसे ही काम करता रहे। वो अपने आप काम करके अर्न करने में यकीन करता है, इसीलिए वो एक हलवाई के यहाँ रहता है, उसकी हलवाई यानी लड्डू बनाने में मदद करता है, उसके कपड़े धोना, बर्तन धोना, कढ़ाई मांजना, ये सारे काम करके वो पैसा कमाता है। यानी कि खाली बैठकर सिर्फ दया का पात्र बनकर पैसे नहीं कमाना चाहता। भुजाओं पर हाथ मारकर इशारे से बताता है कि मेहनत का खाता हूं, जिससे उसके स्वावलंबी होने की प्रवृत्ति स्पष्ट है। जब वो मिला तो बताता है ना, भुजाओं का खाता हूं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो मेहनत करता है और खाता है। तीसरा है सहनशील, चीजों को सहने की जो शक्ति होती है वो। अब चूंकि वो एक गूंगा है तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे वो सहन करता है। गूंगा सहनशील था, लोगों द्वारा अपना उपहास होने पर वह कुछ नहीं कहता तथा वसंता द्वारा थप्पड़ मारने पर भी वह चुप रहता है। चमेली द्वारा बुरा भला कहने पर भी वह मौन रहता है। तो कहने का तात्पर्य वो एक गूंगा है तो लोग उसके मजाक भी खूब उड़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चुप रहता है, वो ज्यादा किसी से कुछ नहीं बोलता।
कुछ नहीं कहता। लोग जैसे बसंता है उसको बेवजह थप्पड़ मारता है, वो चुपचाप सह लेता है, हाथ उठाता है लेकिन मारता नहीं। चमेली उसे इतना बुरा भला कहती है लेकिन तब भी वो चुप रहता है, हर एक चीज को वो चुप होकर सह लेता है। ये सहनशीलता का गुण उसके अंदर है। अन्याय के प्रति विरोधी, ये विद्रोही, अगर कोई उसके साथ गलत करता है तो वो उसका पूरा खुलकर विद्रोह करता है। जिस प्रकार से गली के लड़कों के साथ हुआ, गली के लड़कों के साथ वो भिड़ गया था क्योंकि लोग उसको चिढ़ा रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये गलत कर रहे हैं, तो वो माना कि वो ज्यादा थे, ये तो उनके साथ भिड़ जाता है और पिटता भी है। सड़क के लड़कों द्वारा गूंगे का उपहास किया जाता है। गूंगा यह उपहास सहन नहीं करता और अकेला ही उनसे भिड़ जाता है। वह अपनी शारीरिक विकलांगता के कारण दबना नहीं चाहता, जो उसके अन्याय के प्रति विद्रोही भाव को प्रदर्शित करता है। यानी कि वो ये बताता है कि वो अन्याय के खिलाफ तुरंत ही विद्रोह करता है, वो चुपचाप हर एक बात को नहीं सहता है। प्रश्न संख्या 13 है, कान के ना जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं कर सकता। इस पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए। गूंगा बहरा भी था लेकिन तब भी किसकी आवाज को वो अनसुना नहीं करता था, वो था चमेली की आवाज को। पता नहीं कहां से क्या होता कि वो जो है उसे हो जाता था। तो देखिए क्या है, चमेली गूंगे को खूब लताड़ती, मतलब लताड़ती यानी कि अपनी बातों से वो खूब उसको बुरा भला कहती। अपने बेटे से हुए अपराध का पक्षपात करती, यानी कि उसके बेटे ने अपराध किया था, गूंगे को मारा था, तब भी वो वहां पक्षपात करती है। इस जगह उसे गूंगे का साथ लेना चाहिए था लेकिन वो बसंता का साथ लेती है। फिर भी गूंगा उसकी किसी भी बात को अनदेखी या अनसुनी नहीं कर सकता था। चमेली के प्रति उसका ये भाव था कि इतना सब कुछ बुरा होने के बावजूद भी चमेली की कही किसी भी बात को वो अनसुना नहीं करता। वो बोलती है ना कि चलिए चले जाओ, तो वो तुरंत चला जाता है ना। लेखक का आशय यह है कि गूंगे के कान में ना जाने कौन से पर्दे में चेतना थी कि जो वह चमेली के भावों को भली भांति समझ जाता था। बात मतलब कान के पर्दे का तात्पर्य, कान के पर्दे तो काम, अगर लिटरली देखा जाए तो यहाँ पे उसके कान के पर्दे काम नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना मन से मन के तार जुड़े होते हैं। यहाँ पर चमेली और उस गूंगे के मन के तार आपस में जुड़े हुए थे। वो जो कुछ भी कहती वो सीधा भावों के जरिए जो है वो कनेक्ट हो जाता। तो इसी के लिए लेखक ने वहां कान के पर्दे की चेतना का सिर्फ एक उदाहरण मात्र प्रस्तुत किया है कि वो सुन नहीं सकता था लेकिन तब भी जो है वो चमेली के कहे बातों, उसके फीलिंग्स को बहुत अच्छी से समझता था और जो वो कहती थी वो तुरंत समझ जाता था। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य के भाव इतने गूढ़ हो तो उसे किसी भाषागत ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, वह उसके भावों के साथ अपने भावों का सामंजस्य कर लेता है। तो यानी कि जो चमेली है और जो गूंगा है, इन दोनों के मन के तार ऐसे जुड़े हुए थे कि बिना कुछ कहे समझे गूंगा जो है वो चमेली की सारी बातों को समझ लिया करता था, और ये होता है भावों के सामंजस्य के कारण। कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होगी नहीं, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। लिटरली ये एक कहावत है, तो इस कहावत के माध्यम से कहा जाता है कि जो कुत्ता है उसकी दुम कभी सीधी नहीं होती, टेढ़ी होती है। वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश करी थी भाई पहले कि उसको किसी तरीके से सीधा करे, बहुत सारे लोगों ने सीधा किया लेकिन बहुत सालों तक उसे नली जो है डंडे से बांध के रखा, सब कुछ किया कि सीधी हो जाए, लेकिन जब डंडा हटाया तो वो टेढ़ी की टेढ़ी। तो ये एक कहावत है और इस कहावत का तात्पर्य सीधा होता है कि इसका मतलब ये होता है व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों को कभी नहीं भूलता। जो व्यक्ति जैसा होता है कुछ समय के लिए वो उनसे भटक सकता है लेकिन लौट कर जो है आकर वो उन्हीं प्रवृत्तियों में हो जाता है। तो जैसे गूंगा था वो बार बार बिना बताए घर से चला जाता था, तो उसी के लिए ये बात शायद कही गई है। तो देखिए क्या है, गूंगा जब चाहे घर से भाग जाता और वापस आ जाता, जिससे चमेली स्वभावगत क्रोधित हो जाती, उसे बहुत गुस्सा आ जाता कि भाई ये लड़का बिना बताए चला जाता है, बिना बताए चला जाता है, और इससे जो है ना, और जब मन होता है तब चला आता है। अब इसको चाहे जितना बोल लो मगर ये सुनता नहीं है। तो इसीलिए इस पंक्ति को इस्तेमाल किया गया, कुत्ते की दुम जो है
वो सीधी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? उपरोक्त पंक्ति से लेखक का आशय यह है कि मनुष्य के कुछ स्वभावगत प्रवृत्तियां बदलती नहीं, कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं जो बदलती नहीं हैं। इसीलिए लेखक ने गूंगे के बार बार भाग जाने की प्रवृत्ति की तुलना कुत्ते की पूंछ से की है, जो कभी सीधी नहीं होती है। अब भाई अगर तुमको जैसे गूंगे को क्या था, एक घर मिल गया था, अच्छी मालकिन मिल गई थी, तो उसे वहां रहना चाहिए था। लेकिन गूंगे की प्रवृत्ति क्या थी? उसे जो है जगह जगह इधर घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए वो बिना बताए गायब हो जाता था। इसीलिए लेखक ने ये बात कही है। प्रश्न संख्या 15 है, गूंगे कहानी की रचना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये राघे राघव ने जो ये कहानी लिखी है, आखिर ये कहानी के माध्यम से वो हमें क्या बताना चाहते हैं, ये चीज। दूसरा प्रश्न क्या है, गूंगे कहानी में पाठकों के लिए क्या संदेश है? हम जब ये कहानी पढ़ते हैं तो हमें क्या संदेश मिलता है? गूंगे कहानी एक गूंगे किशोर की दर्दनाक कहानी है। कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में दिव्यांग वर्ग की मानसिक दशा का चित्रण किया है कि जो लोग दिव्यांग होते हैं, अर्थात किसी का कोई अंग जैसे काम नहीं कर रहा है या कुछ है, तो उनकी अपनी खुद की पीड़ा कितनी होती है, इस दर्द को निकालकर उन्होंने सामने रखा है। लेखक का उद्देश्य विकलांगों के प्रति समाज में व्याप्त असंवेदनशीलता को प्रकट करना है। लेखक ने ये कहानी क्यों रखी? क्योंकि वो समझाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के प्रति, लोगों जो है ना, जैसे जो लोग दिव्यांग होते हैं, उनके प्रति समाज के कुछ लोग जो हैं बहुत असंवेदनशील होते हैं, उनके बारे में ये बताने की कोशिश की है। वह बताना चाहता है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना चाहिए और उनके साथ संवेदनशीलता का व्यवहार करना चाहिए। वह इसी समाज के प्राणी हैं। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो कुछ अलग हटके हैं या उनमें कुछ कमी है, जैसे हम नॉर्मल लोगों के साथ बिहेव करते हैं। क्योंकि ना वो देखिए सहानुभूति चाहते हैं, ना वो दया चाहते हैं, ना ही आपकी मदद या फेवर चाहते हैं। वो चाहते क्या है कि मुझे समाज में आप लोग अपने जैसा ही समझिए, जैसे हम हैं वैसा ही हमें समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप बाकी लोगों को के साथ बिहेव करते हैं, वैसे ही मेरे साथ बिहेव करिए। उनका सिर्फ इतना ही कहने का तात्पर्य होता है। लेखक ने यह भी संदेश दिया है कि जो लोग अन्याय और अत्याचार का विरोध नहीं करते और अंदर ही अंदर घुटते हैं, वे भी गूंगे ही हैं। उन्हें विकलांगों के प्रति संवेदनशील होने तथा अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध करने की प्रेरणा दी है। तो यहाँ पर दो चीजें, यहाँ पर ये पाठ उन्होंने ये निकाल कर रखा है कि समाज में हमें विकलांगों के लिए कुछ अलग दर्जा या सहानुभूति नहीं रखनी, उन्हें सामान्य भाव से हमें अपने साथ रखना है। ठीक है। दूसरा जो ये बताने का प्रयास किया है कि उन लोगों को कैसा फील होता है, उनके अंदर अगर कोई कमी है तो हमें उनके साथ संवेदना रखनी चाहिए और बराबरी का समाज में स्थान देना चाहिए। वहीं साथ ही साथ ये एक और संदेश देने की कोशिश करी है कि जो है अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाइए। क्योंकि कुछ लोग तो चलिए गूंगे होते हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन तब भी अपना विरोध व्यक्त कर देते हैं। लेकिन हम तो बोल सकते हैं, हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है। तब हम जब कहीं गलत होता हुआ देखते हैं तो उसके खिलाफ अपनी जबान क्यों बंद कर लेते हैं, हम क्यों गूंगे हो जाते हैं? तो अन्याय के खिलाफ हमेशा हमें आवाज उठानी चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है, चमेली ने गूंगे पर चोरी का आरोप लगाकर भी उसे मारा नहीं, क्यों? क्या कारण था? चमेली ने गूंगे पर चोरी का आरोप लगाया था और तब भी उसको मारा नहीं। चमेली ने गूंगे पर चोरी का आरोप लगाया, उसे क्रोध भी आया पर उसने उसे पीटा नहीं, उसे मारा नहीं। चमेली ने देखा कि गूंगा अपनी गलतियों पर पिटता है, फिर भी अपनी आदतें नहीं छोड़ता। यानी कि अब कोई भी गलती है उसको बार बार टीस करो, मारो, जो कुछ करो, लेकिन वो अपनी गलतियों से कुछ सीखता नहीं है। उसको मतलब ये था जैसे हमने कोई गलती करी, हमको अगर कोई कुछ कहता है तो हम अपनी उस गलती को सुधारना चाहते, लेकिन गूंगे के अंदर वो चीज़ नहीं थी। वो पिट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो अपनी गलतियों को सुधारता नहीं है और ना ही आदतें। तो उसने सोचा कि दंड देने से किसी अपराधी को ठीक नहीं किया जा सकता। यानी कि हम अगर किसी को दंड देंगे तो ठीक नहीं, मतलब वो अपराधी ठीक नहीं होता है। अपराधी अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। गूंगा मारने से ठीक नहीं होगा। उसने सोचा गूंगे से अपराध स्वीकार करा लेना दंड से कहीं अच्छा है।
यदि उसे अपने अपराध का बोध हो जाए और पश्चाताप की भावना मन में आए तो यह गलतियों को आगे से नहीं करेगा। तो चमेली ने जो तरीका निकाला वो एकदम सही था कि मतलब जैसे हम चोरी, कोई भी व्यक्ति है अगर वो गलत करता है, उसे हम उसके बदले में मारते पीटते हैं तो वो सुधरता नहीं है, उसके अंदर और घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। बात ये है, अगर आप ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखे और दोबारा वो गलती ना करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे उस गलती का एहसास होना चाहिए कि हाँ, जो मैंने किया है वो गलत है। और जब उसे इस चीज़ का एहसास होगा तो उसके अंदर अपराध बोध जागेगा, और जब वो अपराध बोध उसके अंदर जागेगा तो उसी वक्त जो है वो अपनी इन सभी गलतियों को करना बंद कर देगा। तो यही चीज़ जो है चमेली ने सोचा, इसीलिए चोरी का इल्ज़ाम होने के बावजूद भी वो उसे मारती नहीं है, क्योंकि वो उसे सही में सुधारना चाहती है, इसलिए वो उसको मारती नहीं है, सिर्फ उसके अंदर उस पश्चाताप का एहसास जगाना चाहती है। शायद इससे गूंगे में कुछ सुधार आए। उसने यह भी सोचा कि गूंगा कौन मेरा अपना है, रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन चाटे। दर दर अपमानित हो, चमेली का व्यवहार उदासीनता लिए हुए था। तो दूसरा, जहां वो उसको सुधारने का प्रयास कर रही थी, दूसरी तरफ उसने यही सोचा कि अगर इस तरीके से भी वो नहीं सुधरा तो ठीक है, मैं इसको घर से निकाल दूंगी, कौन सा मेरा अपना है जो मैं इसको अपने पास में रखूं। जाए फिर जहाँ पहले जैसे दर दर भटकता था, दूचन चाटता था, वैसे ही रहा जाके। तो उसने एक तरीके से पहले सुधारने की कोशिश मन में सोची, लेकिन अगर वैसे सुधर गया तो ठीक है, नहीं सुधरा तो मैं घर से निकाल दूंगी। तो एक तरीके से अपनत्व भी पहले उसके जागता है और फिर उसमें उदासीनता का भाव भी आ जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, चमेली ने गूंगे को रोटी देते समय जो व्यवहार किया उस पर गूंगे की क्या प्रतिक्रिया हुई, स्पष्ट गीजिए। चमेली ने उसे फेंक कर रोटी दी थी, तो उसमें उसको क्या हुआ? भाई गूंगे को तो सीधे सीधे क्रोध आना चाहिए ना। तो देखिए क्या है, जब गूंगा जब चमेली के द्वार पर गया और भूखे होने का इशारा किया, उस समय चमेली कटोरदान में रोटियां रख रही थी, यानी कि रोटियां जो है वो समेट कर रख रही थी। वो दरवाजे पे आया, उसने भूखे होने का इशारा किया, तो रोटियां समेट कर कटोरदान के अंदर रख रही थी। उसे गूंगे के काम ना करने पर क्रोध आ रहा था। भाई गूंगा काम नहीं करता, जब देखो तब भाग जाता, तो इससे वो थोड़ा सा गूंगे पर क्रोधित थी। चमेली ने रोष में आकर उसकी ओर रोटी फेंक दी। उसे गुस्सा था, उसने रोटी उठाई और ऐसे करके फेंक दी। भाई अगर हम किसी को रोटी देते हैं तो इस तरीके से फेंक के तो नहीं दिया जाता ना, हम आराम से थाली में उसके रख के देते हैं। ये गलत चीज़ होती है फेंक के देना। इवन हम लोग तो जानवरों को भी रोटी फेंक के देना गलत मानते हैं, उनको आराम से सीधे रखिए या हाथ से खिलाइए, और रोटी फेंक के देना तो बहुत ही गंदी बात होती है। स्वाभिमानी गूंगे ने पहले रोटियां नहीं खाई, क्योंकि चमेली उपेक्षा से उसकी ओर पीठ फेर कर खड़ी हो गई थी। यानी रोटी फेंकी, जैसे ये चीज़ है, रोटी ऐसे करके फेंकी और फिर वो ऐसे करके पीठ फिराकर खड़ी हो गई, तो वो एक तरीके से गूंगे की उपेक्षा कर रही थी, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए गूंगे ने रोटी नहीं उठाई। पर चमेली को दुख होगा यह सोचकर उसने बाद में रोटियां खा ली। उसने सोचा कि अगर मैं इस तरीके से, भाई उसको ये समझ में आएगा कि भाई वो माँ है, जो मैंने काम किया उससे उसको क्रोध होना चाहिए, अगर मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा तो चमेली को दुख होगा, इसलिए वो रोटियां उठाकर खा लेता है। बाद में चमेली ने गूंगे की पीठ पर चिमटा जड़ दिया। बाद में क्या हुआ, उस गुस्सा आया, उसने चिमटा मार दिया। गूंगे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इससे चमेली की आंखों में आंसू टपक पड़े। यह देखकर गूंगा भी रोने लगा कि मतलब वो इतनी तरीके से उसे अपमानित और प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गूंगा जो है एक माँ होने के नाते चमेली के इन सभी गुस्से को वो सह रहा था। और चिमटा मारने के बाद जो कहते हैं ना, जैसे माँ है, माँ अपने बच्चे को मारती है तो उसे ऐसा नहीं कि मार दिया उसे प्रसन्नता, अंदर से उसका दिल रोता है, और कभी कभी तो माएँ सच में रो देती हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी हुई, चमेली ने गूंगे को मारा लेकिन वो रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि वो उसके अंदर ममत्व का भाव था चमेली के अंदर, और उसको रोता देखकर क्या हुआ, गूंगा भी रोने लगा था। प्रश्न संख्या 18 है, उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्यों की सी वेदना थी, कथन का आश्रय स्पष्ट कीजिए। ये गूंगे के लिए बात बोली गई है, मतलब चमेली ने जो है गूंगे को रखा था तो उससे बोला गया था कि उसने एक पशु पाला है जिसके अंदर मानवों सी संवेदनाएं हैं, यानी कि मानवों जैसी फीलिंग है। चमेली के पुत्र बसंता ने गूंगे को चपत जड़ दी। चमेली ने बेटे का पक्ष लिया, जिसे देखकर गूंगे को दुख हुआ।
कि मतलब वो चमेली को बहुत पूछता था, एक माँ की तरह मानता था। तो उसे लगता था कि जो सही होगा उसकी तरह वो पार्ट लेगी। लेकिन चमेली के लिए बसंता ज़्यादा वो था, क्योंकि वो उसका खुद का अपना बेटा था। तो जब बसंता उसको मार देता है और झूठा इल्ज़ाम लगाता है कि गूंगे ने उस बसंता को मारा, तो चमेली जो है वो उसकी उपेक्षा करती है और वो पक्ष किसका लेती है? बसंता का लेती है। ये देखकर गूंगा बहुत दुखित हो जाता है। चमेली की रोटी देने पर वह हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। अब उसके बाद जो है जब ये सारी बात हो जाती है तो चमेली जब रोटी देती है तो उसे लगा कि जो है वो गुस्सा करेगा, लेकिन वो तब भी हंस के चुपचाप रोटी ले लेता है। लेकिन वो हंसा क्यों? इस हंसी को उसने अमानवीय समझा। किसने? चमेली ने। कि भाई एक मानव होता तो उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती, वो हंसता नहीं, वो क्रोधित होता। लेकिन ये अमानवीय हंसी थी तो इस चीज से वो कांप गई थी, वो डर गई थी। लेकिन गूंगा इसलिए हंसा क्योंकि उसकी हंसी में दर्द था, वो अपने दर्द को छिपाने के लिए हंस रहा था। उसकी गुर्राहट सी आवाज को सुनकर चमेली कांप गई। अब वो जब हंसता था, चूंकि वो गूंगा था तो हंसी की आवाज तो आएगी नहीं, तो वो एक घुर्राहट होने के कारण वो सुनकर चमेली कांप गई थी। उसे अपने व्यवहार के प्रति पश्चाताप हुआ। चमेली को तब जाकर कि उसने जो किया वो गलत था, अर्थात उसे सही का पक्ष लेना चाहिए था, लेकिन उसने अपने बेटे का पक्ष लिया। ये बात का पश्चाताप उसे उस समय होता है। मैंने एक गूंगे के साथ अन्याय किया जो निरीह प्राणी है। जैसे पशु अन्याय का विरोध नहीं कर सकता, इसी प्रकार इसने भी मेरे अन्याय का विरोध नहीं किया। तो उस समय वो गूंगे को सिमिलर किससे करती है? पशु के समान करती है। जैसे पशु के साथ अन्याय करो तो वो पलट कर नहीं कुछ हिंसा करता, जब तक बहुत हिंसात्मक पशु नहीं होगा। तो वो वहां बोलती है कि ये तो उसी पशु की तरह है कि उसके साथ अन्याय करते रहो, वो उसका पलटकर जवाब नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर वो पलटकर जवाब क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि वो कृतज्ञता के भाव से दबा हुआ था, इसलिए वो इस अन्याय के खिलाफ नहीं बोल रहा था। तो यहाँ पर सिर्फ ये चमेली के भाव से था कि जैसे उसने कोई पशु पाला हो जिसके हृदय में पशुओं सी संवेदना हो, उसके हृदय में भी वेदना है, इसका हृदय भी अन्य मनुष्यों की तरह रो रहा है। चमेली ने गूंगे के साथ पशु का सा व्यवहार किया था, उसे अपने व्यवहार पर पछतावा था। गूंगा मनुष्य था परंतु बोल नहीं सकता था, केवल पशु के समान ध्वनि प्रकट करता था, किंतु वह मनुष्य था और उसके मन में भी वेदना छिपी थी। तो इस समय वो चिंतन कर रही है, कौन? चमेली चिंतन कर रही है कि ये बोल नहीं सकता इसलिए पशु के समान नहीं है, लेकिन है तो मनुष्य। वो अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो वो बोल सकता है, उसको तकलीफ है, सब कुछ है, उस वेदना को अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्रकट कर सकता है। लेकिन उसने तो एक पशु के माध्यम की तरह वो सारी चीजों को सह लिया। तो इस जगह पर आकर जब वो चुपचाप हंसकर रोटी ले लेता है ना, तो उस जगह उसे इस अपनी किए गए कृत्य पर पछतावा होता है कि मैंने एक मनुष्य पर जो है पशुओं जैसा व्यवहार किया है। तो वही चीज उन्होंने बोली कि मैंने तो एक जैसे लगता है पशु पाला है जो जिसके मन में मनुष्यों सा हृदय है। ये लेखक ने ये सारी परिस्थितियों को देखकर बताया है। प्रश्न संख्या 19 है, गूंगे में ममता है, अनुभूति है और है मनुष्यता। कहानी के आधार पर इस वाक्य की विवेचना कीजिए। वो गूंगा जरूर है लेकिन वो ममता का भाव भी रखता है, उसको हर चीज की अनुभूति है यानी कि एहसास होता है, और मनुष्यता भी है यानी कि मनुष्यता का तात्पर्य क्या होता है? मनुष्य होते हुए दूसरों की हेल्प करना। तो ये सभी भाव हैं। तो अब आपको बताना है गूंगे के अंदर ये भाव कहाँ कहाँ से हैं। गूंगा बार बार घर से भाग जाता है पर चमेली से अपनत्व का भाव रखने के कारण लौट लौट कर वापस आ जाता है। अब ये उसका अपना भाव है ना, ठीक है, वो चमेली को बहुत अच्छे से मानता है, समझता है, इसलिए वो उसकी अपनी प्रवृत्ति है कि वो भाग कर चला जाता है लेकिन लौट कर आता है। ऐसा ही वह एक बार भाग गया था लेकिन लौटने पर भूखे होने का इशारा किया। भाग गया था, लौट कर आया, उसने भूखा। तो चमेली कटोरदान में रोटी रख रही थी, गूंगे को देखकर उसने गूंगे की ओर रोटियां फेंक दी। गूंगे ने रोटियां छुई तक नहीं, किंतु यह अनुभव करके कि चमेली को कष्ट होगा उसने रोटियां खा ली। यह उसकी ममता थी, ठीक है ना, माँ के प्रति यानी कि चमेली के प्रति उसका ममता का भाव था, इसलिए वो चुपचाप उन रोटियों को उठाकर खा लेता है। फिर एक दिन चमेली ने उसकी पीठ पर चिमटा जड़ दिया।
क्योंकि वह भाग गया था। उसने पीटने के बाद पश्चाताप के कारण चमेली रोने लगी। गूंगे को चमेली की पीड़ा और पश्चाताप की अनुभूति हुई और वह रोने लगा। अब यहाँ पर क्या था कि वो गुस्सा थी चमेली, इसलिए उसने मारा। अब मारने के बाद चमेली को ये लगा कि अरे मैंने इसे क्यों मारा, तो वो पश्चाताप और अपनत्व के कारण रोती है, और उसके कष्ट को महसूस कर कर कौन रोता है? गूंगा रोता है। तो इस तरीके से उसके अंदर ये अनुभूति है कि वो समझ रहा है जो है चमेली के भावों को, ये सारी चीजों को वो खुद भी महसूस करता है। गूंगा मनुष्य था, उसमें स्वाभिमान था, वह भीख मांगने की अपेक्षा मेहनत करना पसंद करता था। उसने हलवाई के यहाँ काम किया, कपड़े धोए, पेट भरा। दिव्यांग होते हुए भी वह स्वाभिमानी था। सड़क के लड़कों से उसकी लड़ाई स्वाभिमानी होने के कारण हुई। तो दूसरा क्या था उसके अंदर? मनुष्यता का भाव था। मनुष्यता यानी कि कर्म करो, मेहनत करो और तब खाओ, यही चीज उसके अंदर। भाई वो दिव्यांग जरूर था, लेकिन वो हलवाई के यहाँ काम करता है, पैसे कमाता है, और कमाकर वो अपने आप अपना पेट पालता है, लेकिन वो भीख नहीं मांगता। तो ये चीज एक मनुष्य की क्वालिटी। दूसरे है उसके अंदर स्वाभिमान। मनुष्यता की दूसरी जो क्वालिटी होती है वो स्वाभिमान, वो उसके अंदर था। जो लड़के हैं सड़क के, वो उसके गूंगे होने का मजाक उड़ाते हैं, तो इस चीज पे वो बहुत गुस्सा हो जाता है, उनसे लड़ जाता है, पिटता भी है। तो मतलब उसके अंदर स्वाभिमान भी है। तो ये सब अलग अलग घटनाएं थी जो उस क्वालिटी को बता रही हैं। प्रश्न संख्या 20 है, आज ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है? चमेली ने इस सोच का आश्रय क्या है, स्पष्ट कीजिए। आज ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है? चमेली ने ऐसा क्यों कहा? जब गूंगा लड़कों से पिट कराकर लहूलुहान उसकी चौखट पर पढ़ा होता है, तो वो देखती है कि भाई ये गूंगा था, लेकिन तभी इसके अंदर विद्रोह का स्वर था। इसने अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया। लेकिन वो ये सोचती है कि समाज में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गूंगे तो नहीं हैं, लेकिन तब भी जो है वो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। उनके आसपास ऐसा बहुत कुछ गलत घट रहा होता है, लेकिन कभी वो इसका विरोध नहीं करते, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। तो ऐसे समाज में तो बहुत सारे गूंगे हैं, तो कौन गूंगा नहीं है जो अपने अन्याय को देखते हुए भी चुप रहता है? गूंगे के मुंह कुरुंदन में छिपी करुणा और अवसाद ने चमेली के कोमल हृदय को करुणा से भर दिया। उसे लगा जैसे ऐसे ही गूंगे सारे संसार में व्याप्त हो गए हैं। ये अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर पा रहे और ये अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को चुपचाप सह लेने को विवश थे। चमेली सोच रही थी कि अगर आज हर व्यक्ति गूंगा हो गया है, वह अन्याय का प्रतिशोध न लेकर सामाजिक सौहार्द बनाए रखना चाहता है। यानी कि वो ये नहीं देख रहा है कि अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलें। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम क्यों बोलें, क्यों मनमुटाव करें, क्या करें, लेकिन हमें अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर हम अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो वो धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा जो हमारे लिए गले की फांस बन सकता है। तो उन्होंने बोला कि समाज में ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है? सभी है, क्योंकि सभी जो हैं वो अन्याय होते हुए देखकर भी चुप हैं। प्रश्न संख्या 21 है, चमेली ने गूंगे को धक्का देकर घर से निकाल दिया था, फिर भी सड़क के लड़कों से पिटकर वह चमेली के पास ही क्यों आया? भाई चमेली गुस्सा हो गई थी। चमेली ने कहा भाई धक्का दिया और कहा निकल जाओ घर से बाहर। लेकिन जब वो लड़कों से पिटता है, लहूलुहान हो जाता है, तो उसी निकाले घर के चौखट पर आकर चिल्लाता है, करहाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उसको तो वहां से धिक्कार मिला था, तो उसको वहां नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वो ये जानता था कि चमेली के साथ उसका जो रिश्ता है वो भावनाओं का रिश्ता है। चमेली और गूंगे के बीच माता पुत्र जैसा अव्यक्त संबंध बन गया था। मैंने बोला ना, भावनाओं का संबंध बना हुआ था, तो वो माता पुत्र की भावनाओं का था, जो व्यक्त तो नहीं किया गया था, लेकिन जो है इंटरनली वो सारी चीजें बनी। जैसे होता है ना, घर में आप गलत करते हो तो मम्मा आपसे बोलती मुझसे बात नहीं करना, चले जाओ यहाँ से। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मम्मा आपसे हमेशा के लिए बात करना बंद कर देती है। उस समय वो गुस्से में होती है और आपसे बोलती है कि अभी बात नहीं करो, लेकिन बाद में तो बात करती है ना। तो वही चीज यहाँ पर चमेली के साथ हुआ था। चमेली ने गुस्से में आकर गूंगे को निकाल जरूर दिया था, पर ऐसा थोड़ी ना था कि रिश्ते खत्म हो गए थे या भावनाएं खत्म हो गई थी। तो जब उसको तकलीफ हुई गूंगे को, तो वो वापस अपनी माँ के पास आया। जैसे तुम्हें भी कुछ तकलीफ होती है, कुछ होता है, तो तुम माँ के पास ही आते हो, तो वही चीज उसके साथ भी थी। चमेली ने गूंगे को पीटा, फटकारा, घर से निकाला और फिर भी वह त्रस्त होने पर उसी के पास आया। यह भी संबंध का अप्रमाण
है, यानी कि ये भी एक अव्यक्त संबंध था जो ये चीज व्यक्त कर रहा था। चमेली उसकी पीठ पर चिमटा जड़ देती है तो वह नहीं रोता, परंतु जब चमेली रोती है तो उसको देखकर वो रोने लगता है। जब ना चमेली के हृदय में ममता आंसू बनकर टपक पड़ते हैं तो वो भी रो उठता है। जब भाई मार पड़ी, चिमटे से मार पड़ी, तो अगर उसको तकलीफ हुई थी तो उसे तुरंत रोना चाहिए था, वो उस समय नहीं रोया। लेकिन जब चमेली ने उसको मारा था, उसका दर्द जब चमेली ने महसूस किया तो वो रोई, और उसको देखकर वो भी रोने लगा था। यही कारण था कि वह पिटकर और घायल होकर कहीं और नहीं गया, ममतामयी मां के द्वार पर ही सिर रखकर रो रहा था। मतलब वो एक ऐसा बंधन था दोनों के बीच में, अव्यक्त बंधन, जो इतना फटकार के बावजूद भी दोनों को बांधे हुए था। इसलिए जब उसको तकलीफ हुई, इतना सर फूटा, तो निकाले जाने के बावजूद वो उसी दौर पर वापस आता है। प्रश्न संख्या 22 है, चमेली को ऐसा कब और क्यों लगा कि गूंगा बात को समझने में बहुत तेज था? वो कौन सा मोमेंट था जहां पर उसे ऐसा लगा कि ये गूंगा जरूर है, बहरा जरूर है, लेकिन ये बातों को बड़ी जल्दी से और तेजी से समझ लेता है? चमेली ने कभी कभी गूंगे को कराहते हुए सुना था। एक दिन वह बसंता और गूंगे के बारे में सोच रही थी कि उसे गूंगे के भूखा होने का ध्यान आया और वह रात की रोटियां लेकर निकली। उसने गूंगे को आवाज दी। गूंगा यद्यपि पूर्णतः बहरा था, लेकिन चमेली की पुकार कैसे सुन लेता था, यह बड़े आश्चर्य की बात थी। वह आया और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। चमेली को लगा कि गूंगे के मन में उसके पश्चाताप को लेकर जो शिकायत और तिरस्कार का भाव था वह उसके आंसुओं से झलक रहा था। तब उसे अनुभव हुआ कि गूंगा मान अपमान और पक्षपात को लेकर बड़ा संवेदनशील था। उसे बहकाना आसान काम नहीं था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या था, ये पूरी एक घटना आपके सामने रखी गई है। इस घटना से के पीछे का तात्पर्य क्या है समझिएगा, कि उसको डांटो फटकारो, वो सारी चीजें उसके मन में बैठती थी। वो सुनता नहीं था कि क्या शब्द बोले जा रहे हैं, ये उसके कानों पर नहीं पड़ता था, लेकिन भाव से ये समझ में आता। जैसे हम बोल रहे हैं, आप हमारी आवाज को म्यूट कर दो तो आपको मेरी भाव तो समझ में आ रहा है ना, कि मैं किस भाव से आपको बोल रही हूँ। तो उसी तरीके से जब मैं गुस्सा करूं तो वो भाव भी सामने हो, आवाज सुनाई नहीं दे, कुछ नहीं हो, लेकिन जो फीलिंग है वो चीज तो उसको कनेक्ट करती थी ना। तो यही चीज हुई। जब वो रोटी देने पहुंची तो उसने देखा कि जो गूंगे की आंखों में आंसू थे, तो उसे तब ये एहसास हुआ कि भाई उसके साथ जो पक्षपात होता है, जो उसके साथ मान अपमान या उसका तिरस्कार किया जाता है, ये बात वो भला सुन ना पाए, लेकिन वो उसको एहसास हो जाता है, जिसको वो अंदर तक महसूस करता है। तो उस पर उसे ये समझ में आया कि भले ही वो पूर्णतः बहरा हो, लेकिन हर एक चीज को बहुत ही तेजी से समझ लेता है। चाहे वो कोई भी फीलिंग हो, कुछ भी हो, उसको बहुत ही आसानी से वो समझता है। प्रश्न संख्या 23 है, गूंगा अपने घर क्यों नहीं जाता था? वह छोटी मोटी नौकरियां क्यों करता फिरता था? अब उसके बुआ फूफा ने उसको पाला था ना, तो वही चीज है। किस कारण वो घर नहीं जाता था? क्योंकि बुआ फूफा उसको बहुत मारते थे। पिता के मरने और माता के चले जाने पर गूंगा अनाथ हो गया। तब उसकी बुआ और फूफा ने उसे पाला था। वे उसकी बहुत पिटाई करते थे। वे चाहते थे कि गूंगा पल्लेदारी का काम करे। पल्लेदारी मतलब हमाली, यानी कि कंधे पर सामान लाद कर वो ढोने का काम करे ताकि कुछ पैसे कमाए और अपनी सारी कमाई उन्हें सौंपा करे। इसके बदले में बुआ फूफा उसे बाजरे और चने की रोटियां डाल देते थे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण गूंगा घर नहीं जाता था और इधर उधर नौकरी करता फिरता था। अब क्या था, उसके बुआ फूफा का जो व्यवहार था वो उसके स्वाभिमान पर आघात करता था। यानी कि भाई कमाए वो, इतनी मार खाए और उसको जो खाने सारा पैसा भी वो आपको दे दे, मगर खाने के लिए उसे आप अच्छा खाना ना दो, तो इसका स्वाभिमान उसको आहत होता था। वो इसका रिएक्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि वो भी वहां पर कृतज्ञता के भाव से दबा हुआ था कि भाई माँ बाप के बाद बुआ फूफा ने पाला था। अब वो कुछ रिएक्ट कर नहीं सकता था, इसलिए उसने सीधे सीधे ये चारा निकाला कि मैं जब वहां जाऊंगा ही नहीं तो वो मेरा अपमान नहीं करेंगे, तिरस्कार नहीं करेंगे, मुझे मारेंगे नहीं। इसलिए उसने ये फैसला किया कि वो वापस वहां घर पर नहीं जाएगा और अपना पेट पालने के लिए वो इधर छोटी मोटी नौकरी कर लेगा। और जो वो करता था, तो भीख नहीं मांगता था,
क्या भाई भीख मांग के भी, गूंगा है बहरा है तो भीख मांग के कहा, लेकिन भीख नहीं मांगता था, वो मेहनत करता था, पैसे कमाता था और अपना पेट पालता था, जो अपनी जरूरतें थी, नीड्स थी, खाना पानी, वो उनको पूरा कर लिया करता था। प्रश्न संख्या 24 है, लड़के को गूंगा और बहरा जानकर भी चमेली ने उसे अपने यहाँ नौकर क्यों रखा? जब वो पहली बार गूंगे से मिली तो वो ये जान गई थी कि ये लड़का गूंगा है, बहरा है, लेकिन तब भी वो उसे अपने घर लेकर आती है छोटे मोटे काम के लिए, नौकरी के रूप में। ऐसा वो क्यों करती है? चमेली, सुशीला आदि ने गूंगे का अच्छी तरह से इंटरव्यू लिया और यह स्पष्ट हो गया कि वह पूरी तरह गूंगा और बहरा था। वह इशारों से बात करता था। सुशीला ने उसे सावधान भी किया कि गूंगे को घर में रखकर वह पछताएगी। सुशीला जो चमेली की फ्रेंड थी, कि भाई उसे, चमेली ने फैसला किया कि भाई हम लेके आते, तो उसे आगाह किया कि ऐसा ना हो कि तुम उसे नौकरी पर रखो और बाद में पछताओ। इतने पर भी वो यही बोली कि उसे गूंगे पर बहुत दया आ रही है, कि भाई वो इतना गूंगा है, उतना लाचार है, तो उसे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो है उसे थोड़ा सा मदद की ज़रूरत है, तो उसे दया आ रही थी। ये अगर वह ठीक से काम नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, बच्चों का दिल बहला लेगा। इस प्रकार अपने दयालु और भावुक स्वभाव के कारण ही चमेली ने गूंगे को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया, क्योंकि जैसे चमेली का स्वभाव था, वो एक दयालु, विनम्र, उदार और भावुक स्त्री थी। मतलब दूसरे को दुख देखकर उसके अंदर तुरंत संवेदनाएं जागती थी, यानी संवेदनशील स्त्री थी। तो ये उसने गूंगे की जब पूरी कहानी सुनी, सारी बात सुनी, तो उसको गूंगे पर दया आ गई कि नहीं भाई, ये थोड़ा सा परेशान व्यक्ति है, हम इसकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए उसने मदद करने के भाव से जो उसको बुला लिया कि ठीक है, अगर मैं अपने घर लेकर आती हूँ और ये कोई काम नहीं कर पाता है तो कम से कम बच्चों के साथ ही खेलेगा तो उनका दिल बहलेगा। यही सोचकर वो उसे घर ले आती है, क्योंकि चलो गूंगा बहरा नहीं कर पाया काम तो कोई बात नहीं, कम से कम लोग बच्चों के साथ ही उनके साथ खेलेगा तो बच्चों का दिल बहल जाएगा। यही चीज, सिर्फ कारण यही था उसके दयालुता का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। करुणा ने सबको घेर लिया, गूंगे के प्रति करुणा क्यों उत्पन्न हुई? जब वो लोग सब लोग उससे मिले तो करुणा, जब उसकी सारी बातें सुनी तो सबको बहुत ही ज्यादा करुणा हुई उसकी बातें, क्योंकि वह बोल नहीं पा रहा था, जिस तरीके से बता रहा था तो सब उसकी तकलीफ को कुछ लोग समझ पा रहे थे, कुछ पूरी तरीके के नहीं समझ पा रहे थे। तो ऐसा था। बचपन में गला साफ करने की कोशिश में किसी ने गला काट दिया, यानी कि भाई पहले वो हल्का हल्का बोल पाता था, लेकिन उसे कहा भाई ये शराब पी लो, गला साफ होगा, तो उसका कुछ पिला दिया, जिसकी वजह से उसका गला पूरी तरीके से कट गया, जो आवाज थी वो भी चली गई। वह बोलने की कोशिश करता पर बोल नहीं सकता था। काय काय की अस्फुटन ध्वनि का वचन करता, और उसकी आवाज जो वो बोलता, चूंकि उसकी आवाज लोगों ने खराब कर दी थी गला काट के, तो इस तरीके से क्या हुआ, जो उसकी आवाज निकलती थी वो एकदम बहुत ही कर्कश थी, जो कानों को अच्छी नहीं लगती थी। वह अपने भावों को उगलना चाहता था, बताना, उसके मन में जो बातें हैं वो दूसरों को बताना चाहता था, किंतु उगल नहीं सकता था, अर्थात बता नहीं सकता था। वह घायल पशु की तरह करहा उठता था। जब कोई, हम जैसे कोई चीज़ बताना चाहते हैं, नहीं समझा पाए, तो हमें एक इरिटेशन होती है ना, वही इरिटेशन उसको होती थी, तो वो करहा के रूप में बाहर आती थी। वह कुत्ते की तरह चिल्लाता, उसका स्वर ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह भयंकरता से युक्त जान पड़ता था। तो मतलब जो उसकी आवाजें निकलती थी वो किसी ना किसी जानवर या चीजों से सिमिलर करते हुए बताया गया है कि वो एक मनुष्य की आवाज तो या भावनाओं को नहीं बता पाता था, वो कहीं ना कहीं सिर्फ जानवरों की तरह ही सारी चीजों को व्यक्त कर पाता था। गूंगे की इस स्थिति को देखकर सबके मन में करुणा के भाव उत्पन्न हुए। तो जो स्त्री सुशीला और चमेली ये सारी बातों को सुन रही थी, जितनी स्त्रियां सुन रही थी, वो जब उसकी सारी इस कहानी को सुनती हैं कि किस तरीके से गला साफ, उसकी माता जो है उसको छोड़कर चली गई, पिता मर गए, बुआ फूफा ने मारा, कैसे उसके गला साफ कर दिया गया, करने के बहाने उसके पूरा गला काट दिया गया, उसकी आवाज़ पूरी तरीके से चली गई, उसके बाद उसके आवाज़ जो निकलने का जो तरीका था, उसकी वजह से जितनी भी स्त्रियां वहाँ थी उन सभी के दिलों में करुणा के भाव भर जाते, यानी कि वो सभी उससे उसके दुख को खुद महसूस करने लगी कि कैसा उसको तकलीफ होती होगी। ये सारी चीज़ें वो खुद महसूस कर रही थी।
तो सारा चैप्टर हमने आपको क्लियर कर दिया था पहले ही। आज हमने क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बहुत सारे बता दिए। तो इस तरीके से चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन और भी बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए चैप्टर ज़रूर पढ़िए। मैं ये आपसे बोल रही हूँ, चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप जो है क्वेश्चंस को अच्छे से लिख पाएंगे, उनके आंसर्स को समझा पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर तरीके के सवालों का जवाब मिल जाता है। यानी जैसे मैंने अभी आपको बोला कि चैप्टर पढ़िए, तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। हम आपसे बोले कि बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करिए, तो वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ जहाँ पर हम आपको चैप्टर समझाते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन से हर तरह की चीज़ें आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से 100% फ्री मिलेंगी। ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्लास 11th की बात कर रही हूँ। आप किसी भी क्लास में हैं, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, सभी कुछ यहाँ अवेलेबल है आपके लिए 100% फ्री। ये 100% फ्री वीडियोस की जो मैं बात कर रही हूँ, ये आपको यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तीनों ही जगह पूरी तरीके से फ्री देख सकते हैं। और निश्चिंत होकर देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा बोले कि 2 वीडियो आपको दिखाने के बाद तीसरा बोले कि नहीं आपको पे करना है, ऐसा भी नहीं है। आप यहाँ जितना वीडियो देखें, उतना जितने भी सब्जेक्ट्स का देखना चाहते हैं उतने सब्जेक्ट्स का आप वीडियो देखिए, जितनी क्लासेस का देखना है देखिए। एक ही वीडियो को अगर आप कई बार देखना चाहते हो तो भी देखो, कोई भी पेमेंट आपको नहीं देना है, आराम से निश्चिंत होकर देखिए। लेकिन जैसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियां हमको होती हैं, कोई सही टॉपिक नहीं मिलता, एक के बाद एक चीज़ें नहीं मिलती, उनको ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो जब आप हमारी वेबसाइट पर, ऐप पर आएंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज मिलेगी, जैसे बुक्स में रहती है। यहाँ पर आकर अपना मीडियम सिलेक्ट कीजिए, क्लास सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, बुक सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप बुक सिलेक्ट करते हो, सारे चैप्टर्स सामने हैं, तो जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो उसको क्लिक करो। उस चैप्टर के सारे पैटर्न्स, यानी कि हम हर एक चैप्टर को कई मेथड से आपको समझाते हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स तो क्लियर हों, लेकिन आप हर तरीके के प्रश्न से भी वाकिफ हो जाएं, जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि हम आपको हर चैप्टर के लिए हर एक कुछ पैटर्न्स देते हैं, तो उनमें जैसे ये पैटर्न है, सबसे पहले हम चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन देते हैं, फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देते हैं, जहां पर आपको चैप्टर रिवाइज कराया जाता है। और ये वीडियो आपके एग्जाम्स या टेस्ट के टाइम रिवाइज करने के लिए या रिवीजन करने के लिए बहुत उपयोगी रहता है। इसके अलावा क्या आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 2 तरीके से पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो वो दोनों भी हम आपको कराते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के व्यू में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के व्यू में। तो ये तो हमने आपके सारे पैटर्न सभी चैप्टर्स के साथ जहां फॉलो करते हैं, वहीं आपके जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो उस दौरान हम आपके लिए मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर्स लेकर आते हैं विद सोल्यूशन। बोर्ड क्लासेस के लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स लेकर आते हैं, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में ये देख सकें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लाइव सेशंस रहते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं, रिवीजन वीडियोज़ रहते हैं। ये सभी कुछ जितना मैंने आपको बताया, ये 100% फ्री रहता है, कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना। निश्चिंत होकर पढ़िए, चैप्टर समझिए, पूरे साल अच्छे से सभी चैप्टर्स पढ़िए, सारी चीज़ें समझिए, एग्ज़ाम्स के दौरान भी सारी तैयारी करिए निश्चिंत होकर। हम हर पल हर कदम आपके साथ हैं, आपकी पढ़ाई कराने के लिए। तो बिना किसी फिक्र के और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो अभी हमारी अंतरा बुक के और अध्याय बाकी हैं, मिलेंगे नए चैप्टर के साथ फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।